अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। कश्मीर घाटी में लंबे समय के बाद हालात सामान्य होने, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम से लेकर पूरे कश्मीर में पर्यटकों की भरमार और आर्थिक गतिविधियों से कहीं ना कहीं पटरी पर जम्मू कश्मीर लौटता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान को अपना 3 दशक का गेम प्लान बिगड़ता नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों की सख्ती से अब सुरक्षा बलों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस वजह से सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है, ताकि सामान्य गतिविधियों को झटका पहुंच सके। राहुल भट्ट के बाद अब एक और कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया, जहां कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस महिला की हत्या को आतंकियों ने अंजाम दिया, वह 1990 में पलायन कर चुकी थी। महिला कुलगाम के एक स्कूल में टीचर थी, जिसे पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फिर से कश्मीर में बुलाकर नौकरी दी गई थी। वहीं टीचर की पहचान रजनी नाम की महिला के रूप में की गई है, जो कि सांबा की रहने वाली थी। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2019 से अगर अब तक की बात तो अलग अलग घटनाओं में 15 से ज्यादा कश्मीरी पंडित और हिंदू संदिग्ध आतंकियों के हमले के शिकार हुए हैं। साल 2022 के मार्च महीने में ही घाटी के 8 लोगों की टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। इन मृतकों में से 4 मध्य कश्मीर के बडगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले थे। वहीं राहुल भट्ट के बाद ये ऐसी वारदात है जिसमें कश्मीरी पंडित महिला टीचर की हत्या का अंजाम दिया गया। ऐसे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जो कि आसान शिकार हैं। अब सबसे जरूरी यह है कि स्थानीय लोग आतंकवाद, आतंकियों और पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ उठ खड़े हों। इसमें राजनीतिक दलों के लोगों को भी आगे आना चाहिए, ताकि 3 दशक से खून खराबा जो चल रहा है, जो हिंसा का दुष्चक्र चल रहा है, उससे छुटकारा मिल सके। को बता देती हूँ, हम पिछले 20 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हम बड़े शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। एलजी साहब से भी हमारी डेलीगेशन मिली थी उनसे, उन्होंने हमें बड़े अच्छे पॉजिटिव आश्वासन दिए थे। हमें लग रहा था कि नहीं, अब शायद हमारी फरियाद सुनी जाएगी। तो हमारी डे 1 से एक ही फरियाद थी, एक ही वो था कि हमें रिलोकेट किया जाए आउट ऑफ द कश्मीर डिवीजन वैली, क्योंकि हमें यहाँ सिक्योर नहीं फील हो रहा है। अब आप देख लीजिए, आज रजनी जी का कत्ल हुआ, वो भी उनके स्कूल में जाकर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी सिक्योरिटी क्या है। मतलब हम लोगों की जान की आप कोई वैल्यू नहीं रही है। एक औरत मरती है या एक बंदा, किसी भी घर का एक सदस्य मरता है, तो पूरा का पूरा वो फैमिली मरता है। उसके माँ बाप का सोचिए क्या हाल हुआ होगा, उसके बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, उसके घर वालों का क्या हाल होगा। तो इस वजह से हम सबसे गुहार कर रहे हैं, बार बार गुहार कर रहे हैं कि हमारी फरियाद सुन लीजिए। अगर हमारी फरियादें अब नहीं सुनी गई 24 घंटे के अंदर अंदर, यहाँ पे 90s की तरह, जैसे 90s में मास माइग्रेशन हुई थी, हम कश्मीरी छोड़ के चले गए थे, वापस से फिर से मास माइग्रेशन हो जाएगा। और ये एडमिनिस्ट्रेशन की हार होगी, ये सरकार की हार होगी। ये सेंटर तक ये बात जानी चाहिए, सेंटर को भी ये सोचना चाहिए। अगर उन्होंने हमें यहाँ लाया है तो किस लिए लाया है? क्या हम लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं? हम भी शांति के लोग हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे अपना काम करें, शांति से काम करें, कोई कुछ ना हो। यहाँ पे भी जिसको हम कश्मीर कहते थे, गुलिस्तान कहते थे, एक एक गुल उजड़ रहा है, एक एक गुल उजड़ रहा है। खाली गमला लेके नहीं बैठ सकती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम सरकार से बोलते हैं, हम सेंटर से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो कब सोचना है? अगला नंबर अब किसका, ये हम सोच सोच के डर रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को लेके बाहर नहीं जा सकते। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक स्कूल में काम करने वाली एक हिंदू महिला टीचर रजनी बालाजी की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता का कत्ल है। पिछले दिनों कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट साहब हो या टीवी कलाकार अमरीन भट्ट हो या रियाज अहमद ठोकर साहब हो या वहां के अंदर काम करने वाले पुलिस के जवान कादरी साहब, जो अपनी छोटी ननी मुन्नी बच्ची को लेकर स्कूल जा रहे थे, पाकिस्तानी कायर दरिंदे आतंकवादियों ने उनको भी निशाना बनाया। और आज फिर से एक कायराना हरकत इन कायर पाकिस्तानियों ने की है। जैसे राहुल भट्ट जी के कातिल आतंकवादियों और टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के कातिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनका सफाया किया। श्रीमती रजनी देवी जी के इन कातिलों को भी जमीन के पाताल से निकाल कर मौत के घाट। देख लीजिए, पहले
वहाँ कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, और फिर भी कहते हैं वहाँ अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं और गाँव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है? क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा तो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या बोलेंगे उनको? बातों से कुछ नहीं बनता। इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लोगों के दिल जीत सके और इस मुसीबत से हम निकल सके। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, और भरत सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज़ पर। ललन सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, आपकी और मेरी तो जब चर्चा होती है तब इसी मसले पर चर्चा होती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया कब होगा और ये टारगेट किलिंग कब रुकेगी। अब देख लीजिए, इसी महीने की अगर हम बात करें, पिछले महीने की, अब तो नया महीना शुरू हो चुका है, कितनी बार इस मसले पर बात हो गई है सर? आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है और इन चीजों का अभी हाल फिलहाल में अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ललन सिंह जी। पल्लवी जी, आपके बोलने से पहले मैं यही सोच रहा था कि आपको जवाब कैसे दूं, और मुझे इस जवाब देते वक्त दुख इसलिए हो रहा है कि सुरक्षा बलों के बाद अब ये महिलाओं को भी इस तरह से टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैं पहला लाइन अपने आपके माध्यम से बोल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 36 साल की ये रजनी बाला, गोपालपुरा को तो मैंने 1.5-2 साल वहां पे सेवा किया है। वो इलाका ही साउथ कश्मीर का बहुत खतरनाक शुरू से ही रहा है, और जब वहां प्रधानमंत्री पैकेज में ये महिलाएं इतनी जज्बा के साथ वहां पे शिक्षिका के तौर पे काम कर रही थी, तो ये बेशर्मी का हद है जो कैंपस में अंदर घुसकर उस रजनी बाला को इन्होंने मौत का घाट उतार दिया। वहीं उसके बगल में गवर्नमेंट स्कूल में उसके पति भी सर्विस कर रहे हैं। लेकिन निसंदेह मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, केवल आतंकी नहीं, इनको खाद और पानी देने वाले राजनेता, मैं जान के बोल रहा हूं, राजनेता और अलगाववाद और उसके समर्थक और तुष्टीकरण के पोषक, ये सभी आतंकियों के समान अभी नजर आ रहे हैं। और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब ये भी पता चल गया है कि तालिबान के द्वारा ट्रेंड और उनके हथियार जो अमेरिका के द्वारा छोड़े गए थे, उसके भी इस्तेमाल कश्मीर घाटी में शुरू हो चुका है, और इसको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बताया है कि वहां पे 11 ट्रेनिंग सेंटर लश्कर और जैसे का पाकिस्तान के द्वारा चल रहा है, और उनका सबसे मेन मकसद भारत के अंदर घुसपैठ कर माहौल को खराब करना। तो एक टारगेट किलिंग जैसा आपने बताया, सॉफ्ट इनका टारगेट है, क्योंकि वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन पे भारतीय सुरक्षा बल पूरी तौर पे चौकस है। लेकिन सवाल है कि अगर इस तरह से कश्मीरी या इससे पहले एक पंजाबी सिख महिला और राहुल भट्ट इस तरह से अगर इनकी मौत और हत्या की जाएगी, तो निसंदेह इनके अंदर काइंड ऑफ फियर होगा, और ये जम्मू का रास्ता अपनाएंगे, चाहे गवर्नमेंट इनको कितना भी रोके। तो क्या होगा, एक छवि भी बिगड़ेगी और इन आतंकियों का मन भी बढ़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर रणनीति में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि सहजता से कोई भी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता, खास करके आतंकवादी लोग और पाकिस्तान के जैसे देश, तो इनके साथ जो पहले हमारे सरकार के द्वारा कुछ आदेशों के सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है, उससे भी जबरदस्त एक डेलिब्रेट एक्शन होना निहायत जरूरी है। जब तक इनके जड़ को सामूहिक तौर पर सफाया नहीं किया जाएगा, तब तक इनकी जो नापाक हरकत है वो ऐसे ही चलेंगे, जो बहुत ही दुखद है। और हर बार रजनी बाला का नाम लेने से हमें और आपको भी और हर राजनीतिक दल को दुख होगा। बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, कश्मीर फाइल्स का प्रमोट खूब किया भारतीय जनता पार्टी ने, सभी से अपील की कि जाइए इस मूवी को देखकर आइए। अब नए सिरे से तो बनवा लीजिए सर। अब 2019 से लेकर अब तक के कितने कश्मीरी पंडित वहां मारे गए हैं, टारगेट किलिंग की गई है, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। नया आंकड़ा नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरे से आपने और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने शुरुआत करेगी, आपने कश्मीर फाइल की बड़ी एडवर्टाइजमेंट करा, और वो वाकई में एडवर्टाइजमेंट का ही असर है जो आतंकवादी बौखलाए हुए हैं।
मैं समझता हूँ शायद हो सकता है इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए था कि कश्मीर में क्या हुआ उन हिंदुओं के साथ जिनके साथ आज फिर हो रहा है टारगेट किलिंग। ये जो टारगेट किलिंग हो रही है कि ये छोटे हथियार से आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, इसे कायराना हरकत कहते हैं, डरपोकपन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का जो सफाया हमारे सुरक्षा बल करने में लगे हैं, ये एक डर है उनका कि ये खुल के सामने नहीं आ सकते। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में और वहाँ जो बैठे आतंकवादी अगर मेरी आवाज आती है उनको माँ का दूध पिया उन्होंने और असली हैं और लड़ सकते हैं तो सामने आगे लड़े ना, पीछे से क्यों लड़ते हैं? तो हमारी इंडियन फोर्स या हमारी इंडियन रिजर्व फोर्स है जो आमना सामना लड़ाई लड़ती है। सर, सुरक्षा बल और आतंकवादियों में अंतर होता है। इतनी ईमानदारी की उम्मीद आप आतंकवादियों से कर रहे हैं क्या प्रदीप भटनागर जी? कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर सुरक्षा बल और आतंकवादियों का। तो हमें ये भी उम्मीद रखनी पड़ेगी अपने सुरक्षा बलों पे, जिस तरीके से ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं और किस तरीके से मारे जा रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा बलों पे भी उम्मीद रखनी पड़ेगी। ये वही जम्मू ये बात अभी वहां पर जो एक हफ्ते से कश्मीरी पंडित धरना लगाए बैठे ना, उन्हें समझाइए आप जाकर, जिन्हें ये डर लग रहा है कि हम बाहर जाएं या नहीं जाएं, पता नहीं अगला नंबर किसका है, जो ये कह रहे हैं कि हमें फिर यहाँ लाकर बसा क्यों रहे हैं जब हमारी सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे। ये बात उन्हें जाकर समझाइए। और सुरक्षा बलों को बीच में लाकर, सर ये चर्चा आप मोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं भटनागर जी, सुरक्षा बलों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, नीति, और यही बात लल्लन सिंह जी ने भी कही कि रणनीति बदलने की अब जरूरत है। देखिए, अगर आप जो समझाने, मेरा तो माध्यम आप हैं कहने का और समझाने का भी, और एनबी न्यूज ही से बात विचार विमर्श से ही किया जा सकता है। और मौका आएगा कश्मीर जाने का तो वो भी जरूर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। रही आपने जो बात करी सुरक्षा बलों की, सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के अंदर घर घर गली गली में किस तरह अपने को लेके घूमता है और खुद जान हथेली पे लेके गलियों में घूमता है, क्या पता है किस गली से और किस गली, ये किसी को गारंटी है पता नहीं होता है। वो फिर भी माँ के लाल है, किसी के भाई है, वो भी देश की सुरक्षा में नागरिकों की सुरक्षा के लिए गली गली मार्च करते हैं, इससे आप नकार नहीं सकते। और रही स्ट्रेटजी की बात, वो फौज इंडियन आर्मी हो या रिजर्व फोर्स हो, वो इन चीजों पे ध्यान देती है। और अगर शरीर चेंज ना हो, अगर इन चीजों पे काम ना हो, तो हमारे को आज दिन खबरें बड़ी बहुत गंदी खबरें आए जिसे हम कभी गले से उतार ना सके। मगर आज जो चीज चल रही है, देखिए अभी आपने कितना बढ़िया कहा कि जो कश्मीरी चले गए और वहाँ विस्थापित हो रहे हैं, उनको विस्थापित नहीं होने देना चाहते, इसलिए टारगेट किलिंग की जा रही है, उनके साथ छुपके वार किया जा रहा है। क्यों? जिससे कि दहशत पैदा हो, डर पैदा हो और ये छोड़ के चले जाएं। मगर वो नागरिक जो हौसले के साथ अपने वापस घर गए, वो भी इतनी जल्दी निकलने वालों में से नहीं है। और ये ही इंडियन आर्मी हो या हमारी रिजर्व फोर्स हो, उनकी मेहनत है जो उन्होंने वापस वहां लाके बसाया उनको। और नागरिक तो उन्हें ही मारा उन्होंने जो आज कई बच्चों से रहे, जो भागे नहीं वहां से। भरत सिंह जी, मैं वैसे पूछना बहुत कुछ चाह रही थी प्रदीप भटनागर जी से, लेकिन बात घूम फिर कर यही आ गई कि सुरक्षा बलों पर विश्वास रखिए, सुरक्षा बलों पर सवाल मत उठाइए, सुरक्षा बल भी तो वहां पर काम कर रहे हैं अपना, सुरक्षा बलों पर तो कोई सवाल उठाता ही नहीं है। सर अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि सवाल किस पर उठाया जाए और जवाब किससे लिया जाए। आप, मैं वही उम्मीद करना चाह रहा हूँ कि आप उंगली किसको उठाना चाहते हैं। भरत जी से सवाल है मेरा। जी बताएं भरत जी। पल्लवी जी, पहले तो मैं उस रजनी बालाजी को मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परिवार मेरी तरफ से उस परिवार को जी पूछिए मजबूती से उनको जो है। पल्लवी जी, पहले तो मैं देखिए भाजपा के रजनी बालाजी को मेरी तरफ से और कांग्रेस। आज कश्मीरी पंडितों की हालत क्या है, आपने बहुत अच्छा बयान किया और आपने खुद विवेक अग्निहोत्री जी का नाम ले दिया। मैं तो सोचा था कि मैं आपके चैनल पे जरूर यही होगा। भरत सिंह जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं मेहमानों की। तो कश्मीर घाटी में लंबे समय के बाद हालात सामान्य होने, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम से लेकर पूरे कश्मीर में पर्यटकों की भरमार और आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने से पाकिस्तान को अपना 3 दशक का गेम प्लान बिगड़ता नजर आ रहा है।
सुरक्षा बलों की सख्ती से अब सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले कर पाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस वजह से सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है ताकि सामान्य गतिविधियों को झटका पहुंच सके। राहुल भट्ट के बाद अब एक और कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया है, जहां कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस महिला की हत्या को आतंकियों ने अंजाम दिया वह 1990 में पलायन कर चुकी थी। महिला कुलगाम के एक स्कूल में टीचर थी जिसे पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फिर से कश्मीर में बुलाकर नौकरी दी गई थी। एक बार फिर से तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको आवाज मिल रही है भरत जी मेरी? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर। पल्लवी जी, जिस रजनी बाला जी की हत्या हुई है 1990 में, ये परिवार पलायन कर गया कश्मीर में रहता था। पलायन करके फिर से बहुत ही आशावान होके प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा करके और फिर से वो जो है कश्मीर गया था। और उसके बदले में उसे क्या मिला? ललन जी, आपने बहुत कुछ बातें, बहुत इशारों में बहुत कुछ आपने कह दिया। आपका मैं धन्यवाद देता हूं। आपने एक आईना दिखाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री की बातों को जो कश्मीरी पंडित सोच के समझ के, कुछ लोग कश्मीरी फाइल्स देख के फिर से अगर गए थे जम्मू कश्मीर में, तो ये पिछले कुछ दिनों में जो 4-5 हत्याएं हुई है, इसका कोई सपोर्ट कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है या कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। अगर कोई करता है तो मैं समझता हूं भारतीय हो ही नहीं सकता। लेकिन पल्लवी जी, ये तो बात उठेगी ना कि जिस जोर शोर से कश्मीरी पंडितों की बात इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था, जिसको पूरे देश में एक माहौल बनाया था कि कांग्रेस पार्टी ने, देखिए, कश्मीरी पंडितों को जो हत्याएं उस समय हुई थी वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। मैं आज पूछना चाहता हूं प्रदीप जी कि उस समय भी सरकार किसकी थी? उस समय आपका जो है वहां का राज्यपाल कौन था? सरकार भी आपकी, राज्यपाल भी आपका। और उसके बाद में कश्मीरी फाइल्स विवेक अग्निहोत्री जी बनाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसकी जवाबदार पूरी कांग्रेस पार्टी होती है। और आज वही है ना, अब उसमें नया अध्याय जोड़ने का समय आ गया है अब कि अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए किया क्या जाए। ये तो कहीं से भी उपाय नहीं है ना कि जो वहां पर बसाए गए हैं या वो अपनी मर्जी से आए हैं या प्रधानमंत्री की योजना के तहत आए हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाए। जब धारा 370 हटाई गई थी, जिस मंशा के साथ हटाई गई थी, तो वो मंशा पूरी तो हो कम से कम। तो उसके लिए विपक्ष की तरफ से क्या सुझाव और क्या सलाह? देखिए, मेरी तरफ से सुझाव सलाह मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर कश्मीर हमारा एक अंग है, कश्मीर हमारा है और कश्मीर के एक एक व्यक्तियों की जवाबदारी और सरकार की होती है सुरक्षा की। अगर हम सुरक्षा दे नहीं सकते हैं तो नैतिकता से जवाबदारी लेके आप इस्तीफा दे दीजिए, हम उसको हम देख लेंगे और हम संभाल लेंगे। एक एक व्यक्ति की हम जो है जवाबदारी लेते हैं। जब हमारी सरकार है, हमारी सेना है, हमारे सभी जवान वहां पे हैं और उसके बाद में भी हत्याएं होती है, तो ये फेलियर किसका है? ये खुफिया तंत्र का फेलियर है कि नहीं? ये सरकार की फेलियर है कि नहीं? ये आपकी फेलियर है प्रदीप जी। अगर आप नहीं कर सकते हो, मैं ललन भाई, अगर सिंह साहब, मैं अगर गलत कहूं तो बताइए। अरे एक दिन में उखाड़ फेंकिए, एक दिन में प्रदीप जी, एक दिन में अगर हमारी मैं उमर अब्दुल्ला जी के बारे में बोलने से पहले मुझसे सुझाव मांगा है और पूछा कि विपक्ष के नाते क्या कहेंगे। मैं कहता हूं कि आप है ना, सेना को एक दिन खाली छोड़ दीजिए। मैं विपक्ष के नाते ये बोल रहा हूँ कि सेना को एक दिन खुली छूट दीजिए, एक भी आतंकवादी नहीं दिखेगा। मुझे मेरे सेना से गर्व है और फख्र है। अगर आप उसको, मनमोहन सिंह जी कितनी बार कश्मीर हुई है? मनमोहन कितनी क्या चाहते हैं? कर्नल साहब कितने बार कश्मीर घूमिया जरा बताइए। अरे मैं तो कह रहा हूँ, हम तो घूमे हैं। कितनी बार वो कश्मीर घूमिया जरा यही बताइए। कितनी बार नहीं होती थी कश्मीर पंडितों को नहीं मारा जाता। जो पंडितों को मारा गया वो अपना घर छोड़ के चले गए। वो आपकी सरकार थी, वो आपकी सरकार थी। ये आपकी सरकार थी। आपने कितना स्थापित कर दिया? कौन से बम आपने ब्लास्टिंग रोक दी, जरा वही बता दीजिए। सारे हमने तो रोका है, बहुत रोका है। और आपके आने से आपने बताइए ना, आपने डर के मारे पाकिस्तान के सामने नहीं आते थे। अरे डर के मारे, यही तो बोलो, डर के मारे बिरयानी खाने चले गए थे। उनके मनमोहन सिंह की डर के मारे एक बार डर के मारे चले गए थे। डर के मारे आपके पहली बार जो है, कोई रक्षा मंत्री एक बार जम्मू कश्मीर नहीं गया। थोड़ा बताइए, 10 वर्ष
राजीव जी, अरे घर के बारे जी, आप बात से भाग लाने की बात करते सर, थे। मेरा तो भाग बहुत नहीं रहा हूं। हाँ, ललन जी। सर, मेरा बहुत छोटा मैं नहीं सवाल भाग है। रहा हूं। सर, मेरा राजीव जी, मैं भाग नहीं चलिए रहा हूं। ठीक है सर, ये देखिए इस तरह की तू मैमे का ये विषय नहीं है सर। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और हम भी संवेदनशीलता के साथ बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तू मैमे का या राजनीति का विषय ही नहीं है, संवेदनशीलता का मुद्दा है और उसी संवेदनशीलता के साथ हम बात करें। ये विषय ये है कि आप और ये नहीं मानेंगे। जम्मू कश्मीर नागरिकों कब गए? जम्मू कश्मीर के नागरिकों का हौसला बढ़ाने सरकार कब गई? 10 वर्षों में कितनी बार गई? अरे प्रधानमंत्री जी ने दिल बड़ा करके अरे सर, तभी तो आपको लेकर आए हैं ना सत्ता में। आप पर विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है, तभी तो दो बार आपको जिता दिया। अब इस विश्वास को खोखला क्यों कर रहे हैं आप लोग? विश्वास खोखला हो रहा है इसलिए आज चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशीलता नहीं कर रहे हैं और आप बार बार घूम फिर के यूपीए कार्यकाल पर चले जाते हैं। सर, यूपीए का कार्यकाल खराब था या जैसा भी रहा होगा, इसलिए तो 2 बार एनडीए आई। उस बात का सम्मान तो करें आप, कम से कम उस जनाधार का सम्मान करें। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मसला ये राजनीति का मसला नहीं है और अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ललन सिंह जी, मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मेरे साथ बैठे हैं यूपीए कार्यकाल का, जो आज ये जो मनमोहन जो मैंने सवालात करे, बोलेंगे नहीं। पहले चीज, अभी आपने जो विषय रखा, देखिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा। अरे देश के प्रधानमंत्री सरकार चुन के जिन्होंने जनता ने सरकार चुन के केंद्र में भेजी, कम से कम उन केंद्र के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने कम से कम दिल बड़ा करके ये तो दिखाया कि विस्थापित की ओर चले कश्मीर के। और उसके बाद क्या हुआ? बात छोड़िए ना, अरे बात छोड़िए ना, आपने वो पहल भी नहीं करी, आपने वो पहल भी नहीं करी। चलिए ठीक है, ललन सिंह जी कुछ कह रहे हैं। आपने, आप लोग तो आतंकवादी दिखते हैं, आपको तो एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। ललन सिंह जी, नहीं, नेता पक्ष या सत्ता पक्ष प्रजातंत्रीय प्रणाली में यही मालिक है, इनका बोलना हक भी है। मेरा बहुत साफ है, कश्मीर में अब चुनौती जो है नई नहीं है और यह चुनौती इतनी जबरदस्त हो गई है कि इसकी सर्जरी की आवश्यकता है। मैं एज ए रक्षा जानकार, 3 पुश्तों का फौजी परिवार, मैं अधिकारी 90 के दशक में भी और उसके बाद भी कश्मीर में सेवा किया है। मैं अब साफ कहता हूँ, बहुत सही बात है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब एक काम करना है, अब उस जड़ को पता करना है जो खाद और पानी देते हैं और जो विदेशों से हमारी छवि खराब करने के साथ तरह तरह से आतंकवादी संगठनों को देश में आंतरिक सुरक्षा को चौपट करने के तैयारी में है। अब एक काम बहुत जरूरी है, मेरी बात को खराब लग सकता किसी भी सीनियर अधिकारी को हो सकता है, लेकिन अनुभव, गीता में कहते हैं अनुभव से सीखने वाला बुद्धिमान होता है। अब समय आ गया है कि हम इस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अन्यथा हमारी जो भारत की सरकार है उसकी भी छवि कहीं ना कहीं एक शक के घेरे में आ जाती है। हमारे जो मोदी साहब हैं वो बहुत ताकतवर हैं, इसमें 2 राय नहीं है। हमारी इंदिरा जी भी थी 71 के वार में, लेकिन अब हमारी सुरक्षा बल को इस तरह से निर्देश दिए जाए कि एक बार उस आतंकवाद के उस जड़ को साफ करने की जिसकी ताकत हमें है। मुझे पता है कि हमारी जो भारतीय सुरक्षा बल है जी, वो अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, वो इस तरह की एक्शन कर सकती है कि उनका नामो निशान उस लगभग एरिया में खत्म हो जाएगा और एलओसी के ऊपर उनको घुसपैठ की तो छोड़िए, सोचने की भी शक्ति नहीं रहेगी अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि जो खाद और पानी देने वाले हैं उसको किसी भी हालत में किसी भी पार्टी के द्वारा उसको समर्थन न दिया जाए। महबूबा मुफ्ती जी का यह कहना कि युवाओं के अंदर आक्रोश है और वो राइफल उठा रहे हैं, अगर सामान्य आदमी इस तरह की बात करे तो उसको तुरंत देशद्रोह में अंदर डाल दिया जाएगा। तो इतनी देरी क्यों? चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो और चाहे महबूबा जी हो,
या एक बात और किसी बार भी बार राज्य सामने आती है लल्लन सिंह जी कि अब राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो वहां पर बढ़ानी होगी। सीधी सी बात है, विधानसभा चुनाव के बारे में हर कोई बात कर रहा है। आपको लगता है कि वहां पर राजनीतिक गतिविधियां होने से या फिर विधानसभा चुनाव होने से, वहां की अपनी सरकार बन जाने से इस तरह के जो घटनाएं सामने आ रही है उन पर रोक लग जाएगी? देखिए मैडम, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, परिशमन हो गया है। हो सकता है उसमें पक्ष और विपक्ष की कुछ अपनी आपत्ति है, लेकिन आपने बहुत सही कहा, ये प्रजातंत्रवादी देश है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ नेताओं को हमें सबल बनना है और उन्हीं के नीति निर्देश में हमें चलना है। लेकिन जरूरी है कि चुनाव हो और जब वो लोग सरकार में शामिल होंगे तो दूसरी की गलतियों को नहीं निकालेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि आज के डेट में सुरक्षा बलों को बेहतर ढंग से ताकत मिला है, अतिरिक्त उनके पास हथियार हैं। सुरक्षा बल के साथ इंफॉर्मेशन तंत्र जो है वो नीड टू नो बेसिस पे अपना काम कर रहा है। लेकिन एक समस्या है, जो राजनेता चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, कट्टरवाद के साथ वो इस तरह से भड़काओ, उकसाओ और अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी दबाव होता है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका भी मैं बात को मानना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि मत देखिए कि ये नेता है या नेत्री है, इनके साथ फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताजी की जो हाल हुई थी उस तरह से एक्शन हो, अन्यथा ये खतरनाक बीमारी हमारे घाटी को नहीं पंजाब को भी नुकसान करेगा, जिसका आपका प्रमाण सिद्धू मूसेवाला है, इसमें दो राय नहीं है। पन्नू, बरबर खालसा और सिख फॉर जस्टिस। और कल आपने देखा पटने में एक एमएलए का 2 जवान भाई 7 बजे शाम को AK-47 से उसकी मौत कर दी गई। और यहाँ क्या हो रहा है? जाति जनगणना और कौन सा गणना? अरे देश के बारे में भी सोचो। सत्ता तो तुम्हारी आती जाती रहेगी, कहीं ऐसा ना हो ये महान और विशाल देश नुकसान अपना उठा ले और उसका कारण वही राजनेता होगा जो केवल अपनी स्वार्थ और पार्टी की स्वार्थ देखेगा। तो मैं इंडिपेंडेंट, आपने हमें मौका दिया है, सोचने का समय। बिल्कुल। भरत सिंह जी, भरत सिंह जी आवाज मिल रही है? धारा 370 को वापस लाएंगे। कौन ला रहा है सर धारा 370 वापस? कौन ला रहा है? भटनागर जी, कौन लेकर आ रहा है धारा 370 वापस? कौन कराए? सुन लीजिए, देखिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा ये चीजें और ये आज तक इन चीजों को रियलाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये प्रोत्साहन देना चाहते हैं वहां से आतंकवाद को, ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी तो विरोध में नहीं बोलते, कभी आज तक सुना है कांग्रेस को विरोध में बोलते हुए कि महबूबा मुफ्ती के लिए बोले हो, उमर अब्दुल्ला के लिए बोले हो, भड़काऊ भाषण देते हैं, युवाओं को आगे लाने के लिए बोलते हैं, पत्थरबाजी के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि युवा पत्थर उठा लेंगे अगर ऐसा होगा, युवा ये कर देंगे ऐसा होगा, कभी ये चीज बोलते हैं नहीं। ये भड़काने का काम करते हैं और कभी भी इसे कंडम कांग्रेस नहीं करती और उल्टा कह देती है। और कभी कांग्रेस नहीं मानती इन चीजों को। अभी बड़ी आसानी से कह रहे थे कांग्रेस खाती मेरे हर चीज के बारे में। भरत जी आ रही हूं, 2 मिनट का वक्त की सरकार ने, मैं खत्म कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला कदम आगे बढ़ा के कांग्रेस जो कश्मीरी विस्थापित थे उनको पुणे लाने का काम तो किया। ये कम उपलब्धि नहीं है, उन्हें बसाने का काम तो किया। और आपके माध्यम से आपने कितनी बड़ी बात कही कि उनको प्रधानमंत्री जी के तहत उनको नौकरी दी गई। अरे वो भी तो जान हथेली पे रखे अपने कश्मीर गए, अपने प्रदेश गए, ये कम हौसले की बात नहीं है। और देखिए जिन्होंने ये काराना हरकत करी उन्हें हाथों हाथ अंजाम में पहुंचाया भी गया हमारे फौज के माध्यम से। ये उपस्थिति कम नहीं है। जो घटना हुई वो तो दंडनीय थी, मगर आप अगर सवाल उठाने लगे अपनी फौज के ऊपर ही और अपनी सरकार के ऊपर भी, तो स्थिति ऐसी नहीं है। स्थिति बदलाव में बहुत समय लगा है, एक 30 वर्ष का बिगड़ा हुआ, और उससे आप चाहे बहुत जल्दी संभालना तो ये संभवता नहीं है और संभलने में आइए। मगर मैं तो ये समझ नहीं आता जितने कांग्रेस के लोग बैठते हैं वे कभी भी पक्ष में क्यों नहीं बोलते एक बार भी। अच्छी बात है, विपक्षी है। चलिए सर, परिवारजनों की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। अपनी प्रतिक्रिया तो हम लगातार दे रहे हैं। वापस हमारे डिस्ट्रिक्ट में लाए, हम वहाँ पे अब काम नहीं करना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को खतरा है वहाँ पे। कितने लोग आए? सभी लोग आए हैं सर, तकरीबन हम कल जो 100 बंदे तो मेरे कांटेक्ट में थे कल, जो यहाँ जम्मू में पहुँचे हैं रात को सर। वापस आ गए? जी वापस आ गए हैं। जो सारे आप टीचर? जी सर, टीचर कम्युनिटी से मेरा कांटेक्ट था तो उनको मैंने सभी को फ़ोन किया तो सभी लोग जो हैं वो जम्मू पहुँच गए हैं सर।
सुन रहे हैं प्रदीप भटनागर जी, अब हम वहां पर रहना नहीं चाहते, हमारी जान को खतरा है, हमें डर लगता है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिल रही है भटनागर जी? जैसे जी मैं, अच्छा बोलने दीजिए, कोई नहीं, मैं बोलूँगा। महिला ने पल्लवी जी ये कहा कि मुझे वहां डर लगता है, मुझे वहां से ट्रांसफर चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नीति बनाई है कि आपको वहां पे नौकरी करेंगे तो आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, क्या उसकी क्या उसका नतीजा निकला? उसकी मौत आई। आज वहां पे सारे कश्मीरी पंडित ये चेतावनी दे चुके हैं कि हम 90 की दशक की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर यही स्थिति रही तो हम फिर पलायन करने जा रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, मुद्दा क्या है? एक तो चुनाव आ गया है, अब भाजपा करना क्या चाहती है? पूरे देश में ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, कहीं मस्जिद खुदवा रही है तो कहीं क्या क्या खुदवा रही है। ये सारा काम क्यों हो रहा है? ये 80 और 20 का पूरा खेल खेला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं प्रदीप जी, मैं आपके साथ हूं। ऐसा साथी चाहिए हमारे को, ऐसा साथी चाहिए। आतंकवादियों को गोली मारिए आप, लेकिन गोली मारिए तो सही, उनको जो है बुला के ये तो बता दो। ऐसा है, देखिए भरत जी, ये 80-20 वाला फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो रहा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में अभी 80-20 का फॉर्मूला है नहीं। और आप जो कह रहे हैं कि सुरक्षा बल गोली मारे या फिर आप आतंकवादियों को गोली मारिए, सर आप ये भी तो देखिए कि आए दिन आतंकवादी ढेर किए जा रहे हैं। ये आंकड़ा भी तो बड़ा है, रोजाना कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही है और आतंकवादी या तो पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। ये 2014 से 2022 के बीच ही आतंकवादियों के साथ आंकड़ा उठाकर देखिए सर, आंकड़ा उठाकर ये देखिए कि 2014 से पहले कितने आतंकवादी मारे जा रहे थे और अभी आतंकवादियों का सफाया, और फिलहाल ये 1-1.5 साल में सर आतंकवादियों का जिस तेज गति के साथ सफाया हो रहा है वो आंकड़ा आप देख सकते हैं। और ये आधिकारिक आंकड़े हैं, कोई एएनबी न्यूज ने नहीं बनाए हैं। मैंने आधिकारिक आंकड़े मैं आपको दे देता हूँ। सबसे ज्यादा अगर मारे गए हैं तो इस सरकार के, अभी तो सरकार चल रही है, इसमें नहीं मारे गए, इसके पहले भी मारे गए और बहुत आतंकवादी मारे गए। चलिए आप दीजिए, आपने बताइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार हमने महबूबा के साथ बनाया था। सरकार में तो आपने महबूबा के साथ गले में लगा के बनाया था ना, आज उसी महबूबा की आप जो विरोध कर रहे हैं। जब अच्छा लगा तो सपोर्ट कर साथ में आ गए, जब आपको खराब लग रहा है तो साइड पे कर दिए। ये कौन सी नीति है भाई? आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो आप अभी कर रहे हैं ना, कहीं सिख मारे जा रहे हैं, कहीं मुसलमान मारे जा रहे हैं, कहीं हिंदू मारे जा रहे हैं, कहीं सिख मारे जा रहे हैं, ये आपकी राजनीति का एक सिक्के का दो पहलू होता है। इसीलिए इस राजनीति का एक आपका ये पहलू है। आप वहां जहां पे चुनाव आता है, आप वहां पे इस तरह से हरकतें करवाते हैं। ये मेरा इल्जाम है, प्रत्यक्ष रूप से आरोप है भाजपा के ऊपर। जहां जहां चुनाव आता है वहां हिंदू और मुसलमान करवाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मैं एक सर के बदले, लल्लन जी सुनिएगा, एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। हमारे देश में आज कश्मीर में ही डेली किसी न किसी को गोली मार दी जा रही है। एक सर तो छोड़िए, 2 सर तो छोड़िए, आप अपना सर जाते हैं और झुका के बिरयानी खा के आ जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री तो ऐसा काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बहुत मजबूत है। अरे मजबूत है कि मजबूर थे? आपको किसने कहा था कि बिन बुलाए मेहमान चले जाते और बिरयानी खा के आ जाते? फिर आप कहेंगे नहीं, ये तो एक जो है राजनीति का एक जो है तरीका था, हम जाके मिल के आए। कौन कहा था भाई? 10 सर लाने की बात आप किए थे। एक हम तो कुछ बोले नहीं। हमने जो है, हमारे मनमोहन सिंह जी ने मौन रख के जो काम कर दिया ना, इस देश के प्रधानमंत्री ने जितना बोल के भी उतना काम नहीं किया है। हमने हमेशा जो है कश्मीर को, चाहे इस देश का कोई भी नागरिक हो, उसकी अगर मौत होती है तो उसमें दुख हमको भी होता है और आपको नहीं होता है। प्रदीप भटनागर जी क्या बोले? मैं बता देता हूँ उनको। भरत सिंह जी, थोड़ा सा ना गलत फहमियां ठीक कीजिए। आप तो बहुत अच्छी बात है, आपने मनमोहन सिंह जी वाकई में बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे और मेरे देश के प्रधानमंत्री थे। मैं कैसे बुराई कर दूं अपने प्रधानमंत्री जी की? और मैं तो बड़ा उदाहरण पूछा था कि मेरे पर तो डाटा नहीं है। बुराई तो करते रहते हैं आप लोग चैनल पे बैठ के। अच्छा सुनिए एक बार बात बुरी चीजों की जरूर बोलेंगे साहब। मैं तो पूछा भी आपसे, आपने जवाब नहीं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी कितनी बार जम्मू कश्मीर होके आए? आदरणीय गृह मंत्री जी कितनी बार आपके घूम के आए? आपने नहीं बताया।
चलिए हमारे चार बार कम से कम 4 बार जो है अपने कार्यकाल में 4 बार जो गए हैं हम सुनिए प्रधानमंत्री हर वर्ष 3-4 बार ही आते हैं। इन चीजों में देखिए मैं बहुत अच्छी बात देखिए विस्थापित का अगर जो आपने बड़ी अच्छी बातें कही कश्मीरी पंडितों की मौत का जवाबदार कौन है बताइए? कश्मीरी पंडितों की मौत का जवाबदार कौन है प्रदीप जी, ये बताइए। आप क्या आप जवाबदारी लेते हो कि नहीं? आप जवाबदारी लेते हो कश्मीरी पंडितों की मौत की जवाबदारी? क्या बोलते हैं सेना प्रमुख को गुंडा बनती है कि नहीं बनती है? मैंने कहा आपकी जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती है? जो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट जी मारे गए, रजनी बालाजी मारे गए, आपकी जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती है? आप जवाबदारी लेते हो कि नहीं लेते हो? जाएंगे, राहुल जी का ट्वीट आया कि राहुल जी जाएंगे। मैं कहता हूं कि पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, मैं बता दूंगा राहुल जी जरूर जाएंगे। राहुल जी जरूर जाएंगे। पहले अरे कांग्रेस पार्टी का हर नेता जाएगा, कांग्रेस पार्टी का हर नेता जाएगा। पहले आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री गए क्या? देश के प्रधानमंत्री गए, देश के प्रधानमंत्री गए क्या? उन्होंने बसाया था ना, देश के प्रधानमंत्री ने बसाया था ना उनको। अपनी पार्टियों को चमकाना है आप लोगों को कि हम अपनी पार्टी ऊपर कर ले, हम अपनी पार्टी ऊपर कर ले। अभी नहीं हो रहे हैं सर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। अभी इस राजनीति का कोई मतलब नहीं है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा था, अच्छी सलाह और अच्छे सुझावों की हम उम्मीद कर रहे थे। समय की कमी है ललन सिंह जी, आपसे माफी चाहूंगी, अब आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों ने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।